नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी जुड़ गए हैं, स्वागत कर लें। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका आदि जी। नमस्कार सर, थैंक यू सर। तो आदि जी, किसी ने सोचा नहीं था कि पहले ही दिन, हमले के पहले ही दिन खमेनाई का खात्मा हो जाएगा, लेकिन हो गया है। अब इसके आगे क्या क्या खमेनाई की जो सोच थी वो भी इसके साथ खत्म हो जाएगी, या ये अभी आगे बढ़ेगा? उसके बेटे के बारे में सुन रहे हैं कि अब वो खलीफा बन जाएगा, वो उनका स्थान ले लेगा। और जितनी भी न्यूसेंस थी आसपास के देशों में, और खास तौर से इजराइल को टारगेट करते हुए, हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, तमाम लोगों को ये एक तरीके से वित्तीय सहायता भी दे रहे थे और तमाम दूसरी चीजें भी दे रहे थे। तो ये चीजें खत्म होंगी, कम होंगी, क्या होगा यहाँ से? सर बड़ा टेढ़ा सा सिनेरियो है। अब ये तो डिक्लेयर्ड गोल था सर कि इसको मारना है और इन लोगों ने पहले ही बोला हुआ था कि हम मारेंगे इसको और इन्होंने टारगेट करके मारा है। ये नहीं है कि कहीं हम मार रहे थे और कहीं गलती से लग गया, ओ जी सॉरी सॉरी वो हम मारना नहीं चाह रहे थे और ये गड़बड़ हो गई हमसे। ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने तो पहले से ही बोला था कि ये करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं उसको। बेसिकली क्या है सर, ये लोग इसको बोलते हैं ही इज़ द हेड ऑफ द स्नेक। ठीक है, सांप का सर है वो और इनका जो थॉट प्रोसेस है कि कहीं न कहीं अगर सांप के सर को मार दो, खत्म कर दो तो पूरा सांप बैठ जाएगा नीचे। होता ऐसा है कि सर अगर आप सांप को ही देखें, सांप का सब सर सर जब काटते हो बॉडी फिर भी अलाइव रहती है और उसके अंदर सांप का सर भी अलाइव रहता है। अगर आप उसको छुओगे तो वो काट सकता है आपको। तो कुछ ऐसे ही सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों ने कहीं न कहीं जो जिस तरह से चीज़ें करी हैं, उससे एक ग्लोबल रिएक्शन जो आया है वो बड़ा अजीब-सा है। इस बारी तो काफ़ी बोलते हैं ना सिम्पैथी आ रही है ईरान के लिए कि भई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं मारना चाहिए, ये वो एंड ऑल दैट। बट सर ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं। इनका प्लान क्या था? प्लान इनका था कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर रेजीम चेंज कराया जाए और कहीं न कहीं रेजीम चेंज करा के आप ऐसी जगह पे ले आओ जहाँ पर ईरान में कोई और गवर्नमेंट आप बिठा सको या लोग अपने आप खड़े हों और कहीं न कहीं वो बैठ मतलब किसी और को सेट कर लें। ये थोड़ा डेंजरस है इन द सेंस कि सर देखिए ये गैम्बल है, ठीक है? तो अब आप देखेंगे कि अभी तो दूसरा दिन शुरू हुआ है सर, आज दूसरा दिन लगा है बैटल का। और अभी जैसे अभी बस रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले मैंने अपडेट देखा कि इज़राइल ने अनाउंस करा है कि भई हमारा नेक्स्ट राउंड अभी जाने वाला है। हम अभी फोड़ने वाले हैं इनकी। तो ये तो अभी चलेगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि अभी तो इस टाइम पे एक एक अ, बिकॉज़ किसी की डेथ हुई है तो एक सिम्पैथी वेव दुनिया में जा रही है। आप भारत में भी देख रहे हैं कई लोगों को कश्मीर के अंदर और कई जगहों के अंदर ये हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कई प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके बारे में। तो एक अभी तो सिम्पैथी वेव आएगी। ये कितना टाइम लास्ट करती है इसके ऊपर देखना पड़ेगा। इनका जो नेक्स्ट बंदा है वो देखिए 2-3 वो है मोजबा को ले लें ये खोमेनी को दोबारा लगा दें मोजबा को, उसके बेटे को। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवाइज़र है सर अली लारंजानी करके। उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो कुछ अलग ही दिख रहा है। वो बोलता है कि भई एक टेम्परेरी लीडरशिप काउंसिल बनेगा और वहाँ पर हम एक नया लीडर इलेक्ट करेंगे। तो वो कहीं न कहीं दिखाना चाह रहा है कि अभी भी एक कंटिन्यूटी है और हम अभी गिरे नहीं हैं। तो ईरान में अभी भी कैपेसिटी तो है सर, इसमें ये ब डाउट नहीं है कि ये बोलना कि भैया ये पूरी तरह से टूट जाएँगे अभी इट्स टू अर्ली टू से समथिंग लाइक दैट। कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और जिस तरह से ईरान ने रिएक्ट करा है, उसमें आपको 2 चीज़ें दिखती हैं कि अमेरिका का एक जो नैरेटिव वॉरफेयर है, वो कहीं न कहीं फेल हुआ है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ सर? क्योंकि देखिए जो भी अटैक्स अभी दोहा में अभी थोड़ी देर पहले दोहा में अटैक हुआ है, उसके पहले कुवैत में अटैक हुआ, उसके पहले दुबई में हो रहा है, उसके तो सारे वीडियोज़ बाहर आ रहे हैं, बट ईरान से कुछ नहीं आ रहा बाहर, राइट? तो वो एक इनके पूरा जो नैरेटिव है वो पलटने का जो इनका कोशिश है वो अभी तक दिखता नहीं है हो पाया है। इनको कहीं न कहीं एविडेंस दिखाना पड़ेगा ईरान में जो चीज़ें करी है इन्होंने, उसका एविडेंस दिखाना पड़ेगा तब जाके कुछ ना कुछ नैरेटिव इनके हाथ में आएगा। तो अभी तक तो जो पब्लिक नैरेटिव है, जो ग्लोबल नैरेटिव है वो प्रो ईरान तो नहीं है, एक सिम्पैथी फैक्टर है ईरान के लिए कि यार ऐसे क्यों मार रहे हो आप, ये सब क्यों क्यों कर रहे हो और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसके अंदर ये वो।
तो ये चीज़ें तो अभी दिखती हैं आपको। सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर इसके अंदर? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईरान ने एक बड़ा डिफरेंट सा अ, गेम खेला है इस बारी। इस बारी उसने इज़राइल को डायरेक्टली टारगेट नहीं करा। इस बारी उसने अमेरिकन बेसेस को दूसरे देशों में टारगेट करा है। 6-7 देश जो हैं वहाँ पर कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इसके अंदर उन्होंने टारगेट करा है। तो उससे क्या हुआ है, एक एक तो वहाँ पर एक विजिबिलिटी फैक्टर इनको मिला है कि भैया ये देखो, ईरान भी मार सकता है यार, ईरान के पास भी हथियार हैं, वो ठोक सकता है हमको और वो काफ़ी डैमेज कर सकता है हमको। तो एक वो विजिबिलिटी फैक्टर काफ़ी ज़बरदस्त निकला है बाहर कि हाँ यार, इनके पास भी कुछ है। तो ये मेरे ख्याल से उनका एक डेलिब्रेट बड़ा एक एक सोचा-समझा सा टैक्टिक था कि यहाँ पर मारेंगे तो क्या होगा क्या, कि कहीं न कहीं हम अपना एक नैरेटिव दिखा पाएँगे कि हम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश हैं और हम जब मारेंगे तो लोगों को दर्द होगा। और वो जान के सिविलियन एरियाज़ के ऊपर मार रहे हैं। अब सिविलियन एरियाज़ तो ईरान में भी टारगेट हुए हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट जान के वो सिविलियन एरियाज़ को मार रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो दिखता है। अब मिलिट्री में कहीं मारो वहाँ ठीक है, 1 आधा दिन न्यूज़ बनेगा, फिर ठप हो जाएगा। बट सिविलियन एरियाज़ में मारो तो रोज़ दिखता है लोगों को, जब वो होटल के पास से निकलते हैं, एयरपोर्ट पे निकलते हैं, तो लोगों को दिखता है कि हाँ यार, यहाँ पर मार पड़ी है। तो एक वो इम्प्रेशन भी बैठता है। तो मेरे ख़्याल से अब से ईरान का ये था। तो ईरान का जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट करा है, उनका एक थॉट प्रोसेस था, उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से जा रहे हैं वो अभी तक। मैं ये नहीं बोल रहा कि इज़राइल और अमेरिका वो नहीं कर रहे, वो भी यही कर रहे हैं, बट उसका अभी तक जो पुख्ता एविडेंस बोलते हैं ना, जो कि भई कुछ ना कुछ सबूत बाहर निकले, वो अभी तक निकला नहीं है। एक ही चीज़ उनके पास अभी दिखाने को है बड़ी, कि भैया हमने, हाँ जी, हमने तो मिसाइल बेस मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब कर दिया। बट एक जो सबसे बड़ी चीज़ निकली है कि हमने खमेनी को मारा है। अब देखते हैं सर इससे होता क्या है सर, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं कि देखिए, जो भी कह लीजिए, ईरान एक देश है, खुमैनी भी ईरानियन बंदा है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोग खड़े हो जाएँ और बोलें कि भई हम चेंज चाहते हैं, ये बंद करो, ये वो, हम हटा देंगे इनको, या फिर लोग इनके साथ खड़े हो जाएँगे। और मेरे को जो दिखता है सर कि ये कि जो भी कह लीजिए सर, बाहर से जब कोई आपके ऊपर हमला करता है ना, तो अपने देश को बचाने के लिए लोग खड़े ही हो जाते हैं। तो ये एक एक चीज़ मुझे होती हुई दिखती है। ये आई डोंट नो इन्होंने कैलकुलेट करी है कि नहीं करी, किस तरह इसको आगे लेके जाएँगे। क्योंकि जब एक देश साथ में खड़ा हो जाएगा, मतलब उसको फिर अंदर से हिलाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट सर मेन थिंग देखिए, ये तो सब बोलने चालने की चीज़ें हैं। जो अंदर की बात क्या है, इनका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऊपर इन्होंने अभी तक बात नहीं करी है कि हम करना क्या चाहते हैं। इनका जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एक जब आप लड़ाई शुरू करते हो, आपके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे रशिया ने बोला था कि भाई यूक्रेन में हम नेटो को नहीं आने देंगे। उसके बाद हम ये जो हमारे रशियन स्पीकिंग एरियाज़ हैं उसको अपने पास वापस लेंगे। हम बिल्कुल भी यूक्रेन की आर्मी को नहीं लगने देंगे और ये जो नाज़िफ़िकेशन चल रहा है यूक्रेन को, इसको हम नहीं मानते। तो ये बड़े सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये हमको करना है। अब उसको 4 साल लग गए हैं उसको करते-करते वो अलग चीज़ है। बट ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। तो वॉर के अंदर जब भी आप घुसते हो, एक ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो अभी तक अनाउंसमेंट देखी है मैंने, ऑब्जेक्टिव्स अभी तक क्लियर नहीं है। ये करना क्या चाहते हैं? तो तभी आप देखेंगे थोड़ा-सा अभी जो बोलते हैं ना, एक एक टाइम ऑफ कन्फ्यूजन दिखता है कि भैया हो क्या रहा है यार? समझ में नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? एक्चुअल में गेम क्या है भाई? बताओ तो सही, करना क्या है तुमको? तो मार लिया ठीक है, अब क्या करोगे? तो ये कहीं न कहीं एक एक थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है। और इज़राइल और अमेरिका इस टाइम पे बड़े चुप बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इधर-उधर के, बट बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं, बड़े कुछ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनके पास कुछ पत्ते तो दिखते हैं कि कुछ पत्तों के साथ ये अभी आगे खेलेंगे। तो आज का दिन जैसे है कि वो अभी मैंने आपको बताया, जैसे तेहरान के ऊपर नई स्ट्राइक्स जा रही हैं। तो वो ये लोग मेरे ख्याल से ये अपना गेम प्लान को आगे लेके जाएँगे। जितना मार सकते हैं मारेंगे, उसके बाद चाहे या कि गवर्नमेंट च चेंज का कुछ निकलता है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा एक 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 कन्फ्यूजन सा इस रीजन में खड़ा हो जाएगा कि अगर ये कर ना पाए, उसके बाद वहाँ से चले गए, तो फिर तो कुछ अगाड़ा नहीं, पिछाड़ा नहीं, कुछ पता नहीं क्या है। तो ठीक है सर, आपने शुरू कर दिया, आपने पूरा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक कर दिया, 20-40% जो तेल यहाँ से जाता है वो पूरा बंद है इस टाइम पे। चाइना का तेल आपने ब्लॉक कर दिया, मान लिया। बट क्या वो सस्टेन कर पाएँगे आप इस चीज़ को? ये अभी देखना पड़ेगा सर। 2-3 चीज़ें हैं आदि जी। अगर रिजीम चेंज करना ही आपका मकसद है, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किसी देश पर कोई बाहर से अटैक होता है, तो भले ही तमाम तरह के मतभेद हों,
जो कट्टरपंथी हैं या जो आधुनिक दुनिया के तौर तरीकों में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, ठीक है, अभी तक खमेनेई के खिलाफ वहाँ पर विरोध था। लोग सड़कों पर भी उतर रहे थे, उनको दबाया, कुचला गया, 5,000 लोग मारे गए। लेकिन जब देश पर अटैक होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब एक साथ इकट्ठा हो जाएँ या वो न्यूट्रल हो जाएँ जो प्रदर्शन कर रहे थे और ये लोग ज़्यादा हावी हो जाएँ। तो क्या ये बड़े खतरे अभी हैं वहाँ पर? और इतना आसान रिजिम चेंज करने की जब बात आती है, तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लोग ये भी देखते हैं कि विकल्प क्या है? क्या 78 वाले शाह परिवार को वापस आप बैठाना चाहते हो यहाँ पर? तो वो भी कोई बहुत सारे देश हैं इंक्लूडिंग भारत, जिनको उनके नाम पर भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा और परेशानी ही बढ़ेगी हमारी अगर वो आता है तो। सर देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। रिजीम चेंज में जो लोग आप पूछ रहे हैं, किस तरह के लोग आ सकते हैं? देखिए, ये एक शाह तो एक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं सर वहाँ पर। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि सीआईए के पास कुछ लोग हैं जो मतलब मिलिट्री के अंदर जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं अपना खेल बदल करना चाहते हैं, वो दूसरी तरफ चले जाएँगे अगर एक करेक्ट सिचुएशन बनती है। तो ये कई वॉशिंगटन पोस्ट और इनके अंदर अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें, तो वहाँ पर आपको दिखता है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं मुजाहिदीन अल कलक, एमईके जो है। अ, अब ये एमईके एक टेररिस्ट ग्रुप था सर, 2010 तक उसको टेररिज्म पे लगाया हुआ था। 2012 में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, जुलाई 2012 में हिलरी क्लिंटन ने, जब ओबामा की सरकार आई थी, हिलरी क्लिंटन ने उसको टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया था। ये लोग सर वहाँ पर बड़ी स्मगलिंग, ड्रग्स, ये वो काफ़ी काम करते हैं उधर पे। ईरान के नॉर्थ के अंदर काफ़ी छुपे हुए इनके नेटवर्क्स हैं और ये सब करते हैं वहाँ पर। अब उसके चक्कर में इनके पास पैसे हैं और इन्होंने लॉबिंग शुरू करी है अमेरिका में काफ़ी। तो अगर आप ये, एक लेडी है जिसका जो इनकी लीडर है आज, मरियम रोजावा करके है। अगर आप इनको सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हिलरी क्लिंटन के साथ भी खड़ी है, ट्रम्प के बंदों के साथ भी खड़ी है, दूसरे डेमोक्रेट्स के साथ भी खड़ी है, रिपब्लिकन्स के साथ भी खड़ी है और करीब आई थिंक नवंबर में एक कुछ इसने वहाँ पर फंड रेज़िंग करी थी। फंड रेज़िंग डिनर एक तरीका होता है अमेरिका में सबके साथ थोड़ा नेटवर्किंग करने का। तो ये करती रहती है सर वहाँ पर। तो इसकी भी काफ़ी पहुँच है वहाँ पर। अब कौन एग्ज़ैक्टली आके बैठता है वहाँ पर, अ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा इस टाइम पे बोलना, क्योंकि अभी तो बहुत बहुत जल्दी है। और क्या ये गवर्नमेंट हिलती है कि नहीं? अभी ये गवर्नमेंट हिलाने के लिए सर सबसे बड़ी चीज़ इनको करनी है कि पूरी जो आईआरजीसी है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसको पूरी तरह से मारना पड़ेगा इनको। उनके सब लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि उनके जब तक वो लीडरशिप है, तब तक आपको दिखेगा कि वहाँ पर वो फ़ोर्स एक एक तरफ रहेगी और वो मतलब लड़ने की एक एक पोज़ीशन में रहेगी। अ, आईआरजीसी जो है सर, वो नुक्कड़ मोहल्ले के लेवल पे काम करती है उधर पे, ठीक है? तो वो एक काफ़ी पहुँची हुई चीज़ है, वो ऐसी ही नहीं है कि भैया एक यूनिफ़ॉर्म पहन के घूम रहे हैं, वो एक सीक्रेट पुलिस टाइप है, नुक्कड़ मोहल्ले पे काम करती है, लोगों को जानती है। जो जिस बंदे का, जिस नुक्कड़ मोहल्ले का इंचार्ज होता है, उसको पता होता है ये बंदा कौन है, इसका क्या क्या सोच है, क्या नहीं है, तो वो भी पूरा इनका नेटवर्क रहता है। तो ये अभी तक आईआरजीसी तो कमांड में है सर, तो अभी तक वो हटे नहीं हैं। इनके कमांडर्स-वमांडर्स को मारा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी तक वो कमांड में हैं और अभी तक वो मतलब उनके पास अभी भी फ़ोर्स है। तीसरी चीज़ है, जो ईरानियन आर्म फोर्सेस हैं, जो नेवी है, जो एयर फोर्स है, जो आर्मी है, उनकी तरफ से अभी कोई भी रिएक्शन नहीं है सर, ठीक है? पहले इन्होंने जब ये प्रोटेस्ट-वोटेस्ट हुए थे, उस टाइम पे आर्मी ने बड़ा क्लियरली बोला था कि हम रेजिम के साथ खड़े हुए हैं। अभी तक वहाँ से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। ख़ैर वो भी बिज़ी होंगे, अटैक्स चल रहे हैं, डिफेंस करना है, ये करना है, वो करना है, 50 चीज़ें करनी है, तो उसमें भी बिज़ी होंगे। बट वहाँ से कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। तो बड़ा ही इस टाइम पे कुछ क्लियरली बोलना बड़ा डिफिकल्ट है सर। बट एक चीज़ तो दिखती है सर, पहला दिन है, पहला स्टेप है। एक काफ़ी भारी स्टेप दोनों तरफ से लिया गया है। और इसका असेसमेंट अगर मैं बोलूँ कि भई कौन जीता पहले दिन पे, ये बड़ा मुश्किल रहेगा।
क्योंकि एक विज़िबिलिटी जो होती है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ईरान जीता है और अगर आप हिट्स के हिसाब से देखें तो इज़राइल और अमेरिका जीते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पिटाई करी है ईरान की, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी बस स्टार्ट हो रहा है सर ये। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं, लेकिन बड़ा सवाल, अभी भी कितनी लेबनान पे स्ट्राइक कर चुका है इज़राइल, और सीरिया गाज़ा पे में कर चुका है, लेबनान में कर हाँ, चुका है, इराक में सीरिया कर को कर चुका है। चुका, गाज़ा को बर्बाद कर चुका, सारे काम हो गए, खंडहर में तब्दील कर दिया। इससे पहले अमेरिका इराक को तबाह कर चुका, एक बार अफ़गानिस्तान को तबाह कर चुका, उधर एक यूक्रेन लगभग जो है बुरी हालत में है। कितने सारे मोर्चे इन लोगों ने खोल रखे हैं, लेकिन मैं अगर केवल मिडिल ईस्ट तक अपने को अभी सीमित रखूं, यूक्रेन की तरफ हम ना भी जाएं, तो क्या ये जो कार्रवाइयां होती हैं बीच बीच में, ये खत्म कर पाई हैं इन आतंकवादी समूहों को? वो किसी ना किसी रूप में जिंदा रहते हैं। चलो, आज खमेनेई को आपने खत्म कर दिया, लेकिन कोई ना कोई खलीफा फिर पैदा हो जाएगा। तुर्की के अर्दोगन तो बिल्कुल तैयार ही बैठे हैं खलीफा बनने के लिए, जैसे ही उनको मौका मिले। और उनको अमेरिका अपनी बगल में रखे हुए हैं, अपने साथ रखे हुए हैं, वो नेटो के भी सदस्य हैं। तो ये बहुत सारे अंतर विरोध हैं आदि जी, जो सवालों के जवाब मांग रहे हैं अमेरिका से। देखिए सर, ये जो भी लड़ाइयाँ आपने देखी हैं, ये इराक में गए आईसिस बना, अफ़गानिस्तान में गए तालिबान बना, पाकिस्तान में गए पाकिस्तानी तालिबान बना, सीरिया में गए वहाँ पर एचटीएस खड़ा हुआ है, लिबिया में गए वहाँ पर अल-कायदा की गवर्नमेंट है बाय द वे, आपको ये जान के हैरानी होगी। नुसरा फ्रंट बिल्कुल। अल-कायदा गवर्नमेंट है वहाँ पर, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जिसके साथ अमेरिका डील करता है। देखिए सर, अमेरिका हम जिसको बोलते हैं कि ये सॉर्ट आउट हो गया, वो अमेरिका का सॉर्ट आउट नहीं होता। उसका अपना एक नज़रिया है और उसके लिए सर क्या है कि केओस अच्छा है, क्योंकि वो केओस के अंदर वो चीज़ें कंट्रोल कर सकता है और अपने कैसे बताऊँ सर, देखिए ये जो पूरी जब चीज़ें उड़ती हैं, तो उसके अंदर फिर एक लॉलेसनेस बनती है। लॉलेसनेस बनती है तो एक पैसे का रूल बनता है और एक स्ट्रॉन्ग मैन का रूल बनता है, जो मतलब वॉरलॉर्ड टाइप बंदा निकलता है, जिसके पास थोड़ा दम होता है, उनके रूल्स निकलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हो रखी हैं। 2003 में की 2000 नहीं 10-12 की बात है, एक जनरल क्लार्क हैं उन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया था अमेरिका के कि 7 देशों को तोड़ना था 5 साल के अंदर। उसमें से आखिरी ईरान था सर। अब वो 5 तो नहीं 25 साल हो गए। आखिरी ईरान था। तो ईरान का तो सर ये गेम तो होना ही था क्योंकि एक पुरानी इनकी दुश्मनी है। जब आपने जैसे कल ट्रम्प की स्पीच भी देखी होगी, वहाँ पर वो बड़ा क्लियरली बोल रहा था कि 1979 में हमारी एम्बेसी ले ली थी, 45 बंदों को वहाँ मार दिया, उसके बाद और लोगों को मारा, 200 बंदे और मारे, ये करा, वो करा। तो एक एक राइवलरी तो है। तीसरा चीज़ सर, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की जियोपॉलिटिक है। आज की जो जियोपॉलिटिक है, जहाँ पर चाइना तेल ले रहा है ईरान से बिना डॉलर के। और चाइना और ईरान इस टाइम पे इनकी बात सुनने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। वो बोलते हैं नहीं हम नहीं सुनेंगे। चाइना को अगर आपको चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में काटना है, तो ईरान को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। चाहे ईरान जिस मर्ज़ी हालत में बचे, एक चीज़ होगा कि ईरान की जो कैपेसिटी रहेगी, जो चीज़ें चाइना के साथ वो करता था, वो कैपेसिटी में बहुत-बहुत अंतर आएगा, बहुत कम हो जाएगी। ये शायद उनके इंटरेस्ट में बैठता है कि भई ईरान वीक हो जाए और वहाँ पर अंदर झगड़े हो जाएँ। अ, अंदर जो 3-4 गुट हैं ईरान में, ईरान सिर्फ़ पर्शियन नहीं है ना सर, ईरान में बलोच भी हैं, ईरान में अज़ेरी भी हैं, ईरान में थोड़े बहुत तर्क्स भी रहते हैं बट कम हैं। उसके बाद ईरान में कर्ड्स भी रहते हैं, कर्दिस्तान वाले। उसके बाद ईरान में शिया तो पूरा है बट सुन्नी पॉपुलेशन भी रहती है, तो इराक के साथ उसका जो सुन्नी इराक है उसके साथ वहाँ पर कनेक्ट बनता है। तो क्या ये उस उन चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पर इनको वीक करके, इन चीज़ों को यूज़ करके अंदर यू नो बखेड़ा क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो भी इधर पे चाइना का इन्फ्लुएंस था और जो भी चीज़ें क कर रहा था चाइना वो पूरा डब्बे के अंदर जाता है। मेरे हिसाब से वो कहीं न कहीं एक स्ट्रैटेजी दिखती है। और इनका मेन एक एक गेम जो जो बाकी सर इनको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जितने मर्ज़ी बंदे बने,
ये राक्षस लोग हैं, इनको धेले का फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। 5 मरे, 50 मरे, 500 मरे, 5000 मरे या 5 लाख मरे, इनको कोई धेले का फ़र्क नहीं पड़ता। इनका अपना एक वो ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए ये कुछ भी करेंगे। क्योंकि सर अमेरिका भी इस टाइम पे बड़ी डेस्परेट सिचुएशन में है। अगर वो अपने आप को नहीं सुधार पाया, अपने इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पाया, तो वो भी गिरेगा नीचे। तो आप किसी का साइड लिए बिना अगर आप इसको देखें तो दोनों ईरान और अमेरिका का एक सर्वाइवल का क्वेश्चन बन चुका है अभी यहाँ पर। और अगर ये चीज़ जो होती हो रही है वो ठीक-ठाक हो जाए तो अमेरिका थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, ट्रम्प एक्सटेंड हो जाएगा। अगर नहीं होती तो अमेरिका को बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका लगेगा सर, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका लगेगा। तो ईदर वेज़ दोनों के लिए एक एक्सिस्टेंशियल बोलते हैं ना कि मतलब ज़िंदगी और मौत का सवाल है ये। तो सर अगर ज़िंदगी और मौत का सवाल है तो फिर तो दिखता है जो हो रहा है वो होगा। 2 बातें हैं। एक तो ईरान, मतलब अगर समग्रता में देखें तो खमेनेई का मारा जाना बहुत बड़ी घटना है। वहाँ के कट्टरपंथियों के लिए भी, आस-पड़ोस के देशों के लिए भी ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। ठीक है, उन्होंने हायरार्की में कुछ तय कर रखा था कि अगर मैं मारा जाऊँ तो फिर कौन सँभालेगा, वो भी मारा जाए तो कौन सँभालेगा। इसी तरीके से मिलिट्री और जितने भी इनके अधिकारी हैं, उनमें भी एक बताते हैं कि तय हो चुका है कि अगर कोई मरता है तो फिर कौन उसका जगह लेगा। तो इसमें किस कर्मठ हम चीज़ों को बैठते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, उसके लिए अब नाक का सवाल है कि खत्म करना है तो करना है। इज़राइल के लिए भी ये जीवन-मरण का प्रश्न है कि अगर इस बार नहीं इसको खत्म किया पूरी तरीके से, केवल खमेनेई को नहीं, पूरा जो आप बता रहे थे कि जो इनका मिलिट्री का भी पूरा, उसको भी खत्म करना होगा, और जो परमाणु हथियार ये बना रहे थे, यूरेनियम संवर्धन कर रहे थे, उसको भी तहस-नहस करना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी चुनौती अभी भी है। देखिए सर, एक तो ये लोग मतलब एक नेगोशिएशन तो आप कर रहे थे। वो आपके जो ओमान के लीडर हैं, उन्होंने तो आके बोला कि साहब अभी नेगोशिएशन चल रही है, अच्छा दिखता है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। उसके 6 घंटे के अंदर आपने जाके ठोक दिया। तो एक चीज़ तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि साहब ये जो नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। यू नो अब वो किस डायरेक्शन में जाके बैठता है, वो एक बड़ा यू नो गलत चीज़ है किसी भी देश के लिए कि भई आपके साथ कोई भी बात करा जाए, उसकी वैल्यू नहीं मिलती। तो ये तो सर अच्छी बात नहीं है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कि भई आप कैसे ट्रस्ट करो किसी देश को जो मतलब बात करते-करते तुमको मारने की ब बात करनी शुरू कर देता है और ये सब कर देता है। अब देखिए इसको मारने के लिए, इसी को मारने के लिए क्या नाम है, खोमेनी को मारने के लिए एक ही जगह में 30 बम फेंके इन्होंने, 30। यस, यस। ठीक है जी। नाउ इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि ईरान अंदर से काफ़ी पेनिट्रेट हो रखा है, ठीक है? काफ़ी पेनिट्रेट हो रखा है तो फिर वो किस तरफ बैठता है क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है और जिस तरह की इक्विपमेंट यहाँ पर लेके आए हैं, अगर उसको आप थोड़ा एनालाइज़ करें तो आपको कुछ चीज़ें दिखती हैं। सबसे पहले ये तो शिप्स-विप्स और ये सब बड़े-बड़े फाइटर्स और ये सब चीज़ें लेके आए हैं। यहाँ पर सर स्पेशल ऑपरेशंस भी काम कर रही हैं, ठीक है? जो स्पेशल फोर्सेस हैं अमेरिका की, इज़राइल की और इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, वो भी काम कर रही हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ तरह के जहाज़ लेके आए हैं जो A-10 वॉरथॉग बोलते हैं उनको, ग्राउंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो। स्लो स्पीड में उड़ते हैं, काफ़ी भारी होते हैं एंड वो ग्राउंड सपोर्ट के लिए होते हैं कि भई आपके कोई आर्मी-शामी आ रही है, टैंक आ रहे हैं तो उनको ज़रा मारने-मुरने के लिए वो बढ़िया जहाज़ है। तो क्या हम इराक की तरह जब स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस होते थे इराक के अंदर जहाँ पर ये स्कड्स ढूँढते थे, एक स्कड करे की मिसाइल थी, जो इराकीज़ ना बैठे-बिठाए कुछ नहीं हो रहा होता तो ये इज़राइल पे स्कड मारते थे। तो क्या ये ऐसा कुछ ऑपरेशन दिखेगा जहाँ पर इन अंदर घुस के स्पेशल ऑपरेशंस करके इनकी फैसिलिटीज़ को और इनकी कैपेबिलिटी को मारा जाएगा? बड़ा डिफिकल्ट है कुछ बोलना क्योंकि सर एट द एंड ऑफ इट सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर? ईरान एक बहुत बड़ा देश है, साइज़ बहुत बड़ा है सर उसका। क्यों? अब वो जर्मनी और फ्रांस को कंबाइन करोगे तो आपको ईरान का साइज़ दिखता है। इतना बड़ा देश में आप
20-40 हज़ार लोगों से कुछ करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। अब या तो इन लोगों ने इसके बारे में सोचा है या नहीं सोचा है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर सोचा है तो इनके बारे में कुछ क्या वॉर गेमिंग करी है कि भई किस तरह से हम इसको आगे लेके जाएँगे, ये हम 4 दिन बॉम्बिंग करेंगे, उसके बाद एक कुछ ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनका अभी जो एक 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 जो चीज़ ये दिखा रहे हैं कि हमको जो मिलिट्री इसकी ईरान की कैपेबिलिटी है, उसको खत्म करना है। और एक रॉकेट्स का काफ़ी बारी मेंशन होता है कि भई इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसको हमको फोड़ना है और ये सब करना है। और उसका आपने नतीजा देखा है। ईरान के पास जो चीज़ें हैं, उससे पूरे रीजन में डैमेज करा है उसने। अभी अगेन मैं जब इस तरफ साइड में देखा था, बेत शामा करके एक जगह है जेरूसलम में, वहाँ पर अभी जाके कुछ गिरा है। सो ये तेहरान में हमला चल रहा है और इधर पे भी कुछ आगे गिरता है। और गिरता है तो फिर सर नुकसान तो होता ही है। तो ये कितना नुकसान एक देश झेल सकता है, इसका टेस्ट बनेगा सर ये, कि अमेरिका और इज़राइल मिलके दोनों कितना हम नुकसान झेल सकते हैं, ये रीजन कितना नुकसान झेल सकता है और ईरान कितना नुकसान झेल सकता है। जो ज़्यादा झेल पाएगा सर, वो जीतेगा। और बॉटम आदि लाइन ये जी, है, सही मार है, सबको बिल्कुल, बिल्कुल। असली खेल तेल का है और खेलते निशाने हैं। पर चीन है, जी, क्योंकि एब्सोल्युटली। वेनेजुएला में भी उसके तार काटे गए, अब ईरान में भी चीन के ही तार काटे जा रहे हैं और ये पाकिस्तान माना में भी जा रहा है पाकिस्तान, यस, और ये माना जा रहा है कि रूस के साथ तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है ट्रम्प की, लेकिन वो चीन को बर्बाद करने के लिए इस समय निकल पड़ा है। देखिए सर, रूस के साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है, रूस इतना बड़ा आपके लिए स्ट्रैटेजिक थ्रेट नहीं है। उसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है, उसके पास बहुत बड़े एटमी हथियार हैं, वो सब ठीक है। लेकिन चाइना एक आपको सिस्टमिक थ्रेट दे सकता है, जहाँ पर आपकी इकोनॉमी को वो थ्रेट कर सकता है, जहाँ पर आपके इन्फ्लुएंस को वो थ्रेट कर सकता है क्योंकि चाइना के पास पैसे हैं। तो ऑल्दो इतने नहीं है, वो भी नीचे जा रहा है, वो भी कोई ऊपर नहीं उठ रहा, उसकी भी थोड़ी हालत खराब हो रही है। तो एक वो सिस्टेमिक जो इनका थ्रेट है जिसको बोलते हैं ना मेन एडवर्सरी कौन है आपका? जैसे हमारा मेन एडवर्सरी चाइना है सर। पाकिस्तान एक दुश्मन है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो मेन हमारा जो दुश्मन है वो चाइना है। चाइना आपके लिए एक थ्रेट बन के खड़ा हुआ है। चाइना आपके ग्रोथ को रोकता है। चाइना आपके पाकिस्तान को भी फंडिंग चाइना ही करता है। तो बिल्कुल। हाँ, ये एक बड़ी विडंबना होती है इस पूरे खेल के अंदर। सबसे जो बॉटम लाइन है सर, तेल को तेल को अपने पास नहीं रखना चाहते। ये तेल के जो फ्लो है उसको ज़्यादातर डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कितना उसको डॉलर पे डालोगे, होगा क्या अमेरिका को थोड़ा टाइम मिलेगा अपने डॉलर के साथ जो भी इसको चीज़ें करनी है, उसके लिए। और अगर नहीं तो इस तरह अगर तेल तेल का जो खरीद-बेच है वो बिना डॉलर के होता रहे, तो फिर उसका जो पूरा दुनिया पे पकड़ है वो पूरी बैठ जाती है और अगर वो पकड़ बैठ जाती है तो फिर अमेरिका को अपने आप को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ी चैलेंज अमेरिका को दिखता है कि भई हम रिकवर कैसे करें? अगर हमको सबको ही साइड में छोड़ देगा तो हम कैसे रिकवर करें? और अब इसमें भी ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल देखिए सर, भारत के साथ अभी इतना आपने बोला कि भई भारत आके माफ़ी माँगेगा, ये करेगा, वो करेगा। उसके बाद वही आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, बोलता है भैया डील कर लो यार, डील कर लो, क्या कर लो? तो ये आजकल तो वो यहीं आया हुआ है वो। यही आया हुआ है सर। ये देखिए आपको एक तरह की डेस्परेशन वो दिखाता है कि कहीं न कहीं अमेरिका के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम को साइड करने के लिए वो ये सब काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो सैड चीज़ है कि सर ये प्रॉब्लम तो ठीक है, तो तुम्हारे पास है, तुम बंदे मार रहे हो उसमें, ये अच्छी बात नहीं, कोई और करे तो साले खड़े हो जाओगे आके बोलोगे ह्यूमन राइट्स और ये वो और सब कुछ। जब हम पाकिस्तान को मारते हैं तो बोलता है कि ओह! नहीं, 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 मारो मत, ऐसे थोड़ी वॉर वॉर से कोई आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये वो सारे लेक्चर हमको सुनने को मिलते हैं। लेकिन खुद की बारी आती है तो बिना वॉर डिक्लेयर करे ये ठोक देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर। अगर आपने ट्रम्प की स्पीच सुनी होगी, ट्रम्प ने जो 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 स्टेट ऑफ द यूनियन में स्पीच दी थी, उसमें उसने बहुत सारी बातें बोली। स ज़्यादातर बातों में और बेसिकली एक को छोड़ के सारे रिपब्लिकन खड़े होते थे, डेमोक्रेट वहीं पे बैठे होते थे। तालियाँ बजती थी रिपब्लिकन्स की तरफ से, डेमोक्रेट की तरफ से इनको गालियाँ मिल रही थी। लेकिन जब ईरान का मुद्दा आया, दोनों खड़े हुए सर। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने देखा नहीं है किसी ने इसके ऊपर बात करी है। क्योंकि देखिए सर क्या है, इसका मतलब क्या है कि अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट जो है,
उसका ये प्लान है। चाहे ट्रम्प करे तो ठीक है, नहीं तो ट्रम्प हटा के किसी और को बिठा के उससे करा लेंगे ये। बिल्कुल। तो उनका प्लान है ये कि ये करना है हमको। अब इससे 2-3 चीज़ें, इज़राइल को काफ़ी एक एक अपर हैंड मिलेगा इसके अंदर। अ, रीजन जो है यहाँ पर फटेगा वो। और मेरा तो सबसे बड़ा फ़ियर है क्या है सर कि एक शिया टाइप आईएस इस्लामिक स्टेट अगर खड़ा हो गया यहाँ पर, जिहाद एक नई नए लेवल पे जाएगा। कहते लोग हैं कि भैया 70% इस्लाम को नहीं मानते वहाँ पर, ईरान में, और ये सब चीज़ें हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर जब खाने-पीने की लाले होते हैं, जब हालत खराब होती है, तो कोई भी तुमको पैसे देता है और कोई काम कराता है, तो फिर उसकी बिल्कुल। तरफ आप चले जाते हो। पता नहीं सर, ये इसकी वॉर गेमिंग इन लोगों ने पूरी तरह से करी है कि नहीं करी। मैं समझ सकता हूँ ये लोग क्यों कर रहे हैं, और मैंने इसके बारे में बहुत टाइम से बात करी है कि ये करेंगे। क्योंकि मेरे को इनका स्ट्रैटेजिकली जो बड़ा गेम खेलना चाहते हैं वो दिखता है। बट ईरान का क्या होगा और इस रीजन का क्या होगा, इसके बारे में मेरे को लगता नहीं है, ना इनको कोई फ़र्क पड़ता है, ना इन्होंने सोचा है। क्योंकि सर आप पहले भी इनकी हिस्ट्री देखो, पूरा बर्बाद-वूर करके ऐसे करके हाथ झाड़ते हैं और निकल जाते हैं कि भैया हम चले, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो यू नो क्या बोलें सर ऐसी ऐसी चीज़ को? कैसे आप बोल सकते हो? यहाँ पर देखिए सर, इज़राइल का भी अगर आप सिचुएशन देखिए, मैं बड़ा फ़ैन हूँ इज़राइल का, अच्छा देश है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है और इंडिया के साथ काफ़ी रिलेशंस हैं, हमको हेल्प करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब वो ऐसी हरकतें करता है ना तो फिर लगता है यार ये कर क्या रहा है? ये क्या है? जाके तुम बैठ के बात तो कर लो एक बारी। अभी आज तक कभी इज़राइल ने ईरान के साथ बात नहीं करी है। तो ना वो बात करना चाहते हैं, ना ये बात करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे कॉन्फ्रंटेशन पे तो आएगा सर। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इंडिया-पाकिस्तान भी होगा। क्योंकि देखिए हम तो बात नहीं करना चाहते उनके साथ। अ, क्योंकि सर देखिए वो ऐसे लोगों के साथ क्या बात करूँ? पागल हैं साले, जिहादी हैं। इज़राइल भी कोई ऐसी चीज़ ही बोलता है कि भैया ये पागल हैं, जिहादी हैं, हम नहीं बात करना चाहते इनके साथ। इनका विश्वास नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पर मिडल ईस्ट में अभी जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल का अगर आप सुबह एक आर्टिकल पढ़ें जहाँ पर बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ट्रंप को बोल रहा था कि भई अब मारो, मारो ईरान को मारो। पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, बट अगर आप इसको थोड़ा-सा दूर से देखें, थोड़ी दोस्ती तो हुई थी सऊदी और ईरान के बीच में, लेकिन एक शिया सुन्नी वाला फैक्टर भी है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा अफ़ेयर है ये। इसमें आप अगर एक सिंपल आंसर ढूँढें कि भैया ये अमेरिका कर रहा है और अमेरिका और इज़राइल जीत जाएगा, उसके बाद ईरान में रेज़ीम चेंज हो जाएगा, ये वाला बंदा आके बैठेगा और 3-4 साल थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहेगा। उसके बाद भारत तेल लेना शुरू हो जाएगा, उसके बाद पैसे बनने शुरू हो जाएँगे और ठीक-ठाक होके निकल जाएगा। अगर आइडियली ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। बट ऐसा होगा नहीं सर, क्योंकि जब एक बारी बोलते हैं ना तरबूज कटता है तो सब में बँटता है फिर। सही है। और भारत भारत पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्या भारत उसके लिए तैयार है, उस शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में को झेल? शॉर्ट टर्म में आपका ऊपर इम्पैक्ट ठीक नहीं होगा सर। देखिए ईरान की जो इंस्टेबिलिटी रहेगी उससे आपके देखिए रीजन में इंस्टेबिलिटी होगी, तो उसके उसमें आपका ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ये सब आएगा। और वैसे भी अगर आप देखें इस टाइम पे एविएशन के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी शिपिंग के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तेल के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। ख़ैर तेल तो आप इधर-उधर से ले आओगे, आपने काफ़ी सेटिंग करी है, आपने अफ्रीका में सेटिंग करी है, साउथ अमेरिका में सेटिंग करी है, आज कनाडा के भी वो आए हुए हैं, तो उनके साथ भी सेटिंग कर रहे हो। रशिया के साथ पता चला है कि आपने तेल यू नो अ, तेल हमने ज़्यादा ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। 12% जनवरी इंक्रीज़ ऑलरेडी। जनवरी हाँ, के मुकाबले तो ज़्यादा ही खरीदा फरवरी में। जी, तो आपको भी दिखता है कि आप कुछ ना कुछ आपको पता है क्या होने वाला है और आप उसके अगेंस्ट में प्लान कर रहे हो कि यार अगर ये होता है, तो मैं इतना यहाँ से लूँगा, इतना यहाँ से लूँगा, इतना यहाँ से लूँगा और ये वाला जो बीच का एरिया है इसको ज़रा मैं काटता हूँ। तो अगर आप इसको भारत के नज़रिए से देखें सर, भारत की दोस्ती दोनों तरफ है, ठीक है? तो अ, ऑल्दो पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मुझे वो जो ईरान में मुल्ला है मेरे को नहीं पसंद। बट मुझे ये जो हो रहा है ये भी थोड़ा डाइसी लगता है क्योंकि कहीं न कहीं ये बैकफ़ायर कर सकता है बहुत बुरी तरह से। जिस सही तरह है। पहले भी इन लोगों को करा है। इराक में बैकफ़ायर करा, सीरिया में करा, यमन में करा, लीबिया में करा, जॉर्डन में करा, हर जगह इनको बैकफ़ायर करा है। और जब इनको बैकफ़ायर करता है तो फिर रीजन को भी चोट लगती है। और रीजन को चोट लगती है फिर आप ही लड़ते रहते हो यहाँ पर क्योंकि वो तो 10,000 मील दूर बढ़ जाता है जाके, भैया हो गया मेरा काम, मैं चला यहाँ से। बट इस बारी एक डिफरेंस है। इस बारी इज़राइल यहाँ पर फँसा हुआ है। तो इसका
कहीं न कहीं गेम एंड तो होगा। या तो ऐसी जगह पे होगा कि भई ईरान को पूरी तरह से इन्होंने मार-मूर के ऐसे हालत में कर दिया कि वो आगे कुछ ना कर सके। तो सही ठीक है, है। चलो। अगर ईरान को इन्होंने छोड़ दिया कि साहब हो गया, अब हम और नहीं मार रहे, हम जीत गए। तेरे को देख हमने तेरे ख़मेनी को मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया, ये देख इतने सारे बम फेंके, ये कर दिया, वो कर दिया। हम जीत गए करके यहाँ से निकल जाएँ, फिर वो वापस ऐसे ही हो जाएगा सर। तो अगर आप किसी चीज़ को एक एक रोग को ठीक करने गए हो, तो अगर करना है तो पूरी तरह खत्म करो उसको और जो चीज़ें करनी है आप उसको करो और फिर निकलो। अब ये हाल्फ हार्टेडली कहीं न कहीं कुछ कर रहे हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ सर 3-4 दिन में ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाएँगे। मैं ऑफ रैंप दे रहा हूँ ईरान को। तो ये आप देखेंगे अगले 2-3 दिन में, अच्छा भई आप ये कर लो, हम और नहीं मारेंगे आपको। तो ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी। तो ये ये बेवकूफ़ी है ज़्यादा सर। ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। या तो ये कहीं न कहीं खड़ा हो सकता है, बोलता है भैया नहीं, तुम एक काम करो तुम अगर ये और ये कर दोगे ना तो मैं अभी मारना बंद कर देता हूँ। ईरान बोला चल ठीक है मैं कर देता हूँ। फिर ये क्या मारना बंद कर देंगे? क्या इज़राइल मानेगा उस चीज़ को? क्योंकि इज़राइल तो बोलता है भैया मेरे को तो ये चाहिए नहीं है। तो यहाँ पर भी कुछ झगड़ा हो सकता है कि नहीं, इनको मारना है, नहीं, इनको मेरे को चाहिए नहीं, इनको मारो। अ, नहीं, वो डील करना चाह रहा है, नहीं, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इज़राइल जब तक खुश नहीं होगा सर इस पूरे सेटअप में तब तक अमेरिका को उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा दें और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जय हिंद।